प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ई सार्थक संवाद में। अमूमन ई सार्थक संवाद में हम किसी खास शख्सियत से बातचीत करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। आज थोड़ा अंतर है, शख्सियत तो खास है पर यह सार्थक संवाद की जरूरत परिस्थिति के चलते आन पड़ी है। दरअसल कल रात अमेरिका में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में बहुप्रतीक्षित मुलाकात हुई। इसके संदर्भ में एक सप्ताह से खबरें सुर्खियों में थी, तेवर थे, तकरार थी, पर साथ में खबर यह आई कि अब सुलह होने के कगार पर बात बन गई है और जेलेंस्की एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं। रात में जब हम सोने जा रहे थे तो मानकर चल रहे थे कि हस्ताक्षर होंगे, सुबह इस खबर को आप लोगों के बीच में रूबरू करेंगे, पर सुबह जानकारी मिली कि सब कुछ रायता फैल गया। जेलेंस्की बिना साइन किए बाहर आ गए व्हाइट हाउस से या बाहर कर दिए गए। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों से इस मुलाकात और इस मुलाकात के पूरी दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर अटकलों का दौर जारी है। तो ऐसे नाजुक समय में और ऐसे नाजुक विषय पर बातचीत करने के लिए हम चल रहे हैं भारत के पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब के साथ। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी विद्वता के लोग कायल हैं और उनमें से हम भी एक हैं। तो सीधे रुख करते हैं अशोक सज्जनहार साहब का। सज्जनहार साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका और खासतौर पर आपका आभार इन नाजुक परिस्थितियों में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ बात करके। जी सर। और मुझे खुशी है जो आज का ये नाजुक वक्त जो है इसमें हमें कुछ समय मिल रहा है एक दूसरे से बातचीत करने का। जी सर, आपके पास लंबा तजुर्बा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने, बूझने, समझने का। ऐसा दृश्य आपने पहले कभी देखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बैठा हो, एक अन्य देश का राष्ट्रपति बैठा हो? हमने गली मोहल्लों में तो ऐसे झगड़े देखे, परिवारों में भी ऐसे झगड़े कभी कभार हमने अपने बीच में देख लिए, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस किस्म की बातचीत जो मीडिया में खुलकर तैर रही हो दिखाई नहीं दिया। तो हमारी तो उम्र कम है, हमने कहा आपसे ही जान ले सर, आपने पहले कभी ऐसा देखा क्या, या आपके लिए भी ये इतना ही अचरज भरा है जितना हमारे लिए है? जी बिल्कुल, मेरे लिए भी इतना ही अचरज भरा है। आप तो देखिए कल रात को आराम से तान कर सो गए, पर हम वो देख रहे थे क्योंकि इसमें बहुत रुचि थी, देखना था क्या होता है इसमें। और जब ये देखा जो कैसे वहां पर हंगामा हुआ, कैसे हड़कंप हुआ, मेरे विचार में तो देखिए अनुमानित भी नहीं है। इस प्रकार की बातें हमने कभी देखी नहीं है। लोग कहते हैं जो शायद देखिए कैमरे के सामने ऐसी नहीं हो, बंद दरवाजे के पीछे शायद जब बात होती है तो ऐसे तू मैं में बहुत ऊंची आवाज हो जाती है। पर मैं आपको ये बता सकता हूं हिमांशु जी, जो बंद दरवाजे के पीछे भी जब कोई बात ऐसी होती है जिसमें थोड़ी अनबन हो, जो कि दो पक्षों में इतनी समझ वो नहीं हो, फिर भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात की जाती है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है जिससे बात की जाती है। और अगर इतने उच्च स्तर के लोग हैं, राष्ट्रपति के स्तर के लोग हैं, तो बहुत ही संभल कर बात की जाती है। ऐसा ना तो कभी हमने सामने देखा है, ना कभी किसी बंद कमरे में दरवाजे के पीछे देखा है। पर आपसे जानना ये सज्जनहार साहब, डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टैंड को लेकर लगातार मुखर रहे हैं, क्लियर रहे हैं। जेलेंस्की ने अपने स्टैंड बदले हैं इसके संदर्भ में। पहले उन्होंने समझौते से इंकार किया था, फिर समझौते के लिए तैयार हुए। जब समझौते के लिए तैयारी थी तो फिर बात इतनी क्यों बिगड़ गई, इस पर थोड़ा रोशनी मिलेगी? जी, मैं देखिए थोड़ा इसको संदर्भ को समझने के लिए, जो जब पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके पास एग्रीमेंट भेजा था, ये मैं जो भी ओपन डॉक्यूमेंट्स में जो समाचार है, संदेश है, उसके आधार पर बोल रहा हूं। तो उसमें उन्होंने कहा था जो हमें $500 बिलियन चाहिए, क्योंकि ये हमने साजो सामान, जो ये वेपनरी और आर्मरी वगैरह जो हमने दिया है पिछले 3 साल से यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए, तो $500 बिलियन हमने दिया है। अब देखिए जो इन सब चीजों को ट्रैक करते हैं, ट्रेस करते हैं, उन्होंने कहा अमेरिका ने कहीं इतने मूल्य का सामान नहीं दिया है, शायद 100, 150, $180 बिलियन दिया, इससे ऊपर नहीं दिया है जी। फिर जब उनकी बात हो रही थी अब कल रात को वहां पर व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, तो वहां पर $350 बिलियन का वो कह रहे थे। परंतु जब ये सब चीजें हुई और बिल्कुल ही एक तरफा अग्रीमेंट थी, जो सारा वहां का जो खनिज पदार्थ है वो
अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा, अमेरिका उसको सेल करेगा, अमेरिका उसके पैसे लेगा। तो बिल्कुल ही वन साइडेड एग्रीमेंट था। तो मैं समझता हूं राष्ट्रपति जेलेंस्की का उसमें उसको नकार देना, मुकर जाना बिल्कुल वाजबी था, और फिर उन्होंने उसमें बदलाव किए। सबसे महत्वपूर्ण हिमांशु जी जो उनकी मांग थी इसमें, वो ये थी जो हमको सिक्योरिटी गारंटीज मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर सीज फायर हो जाती है उसके बाद हमको क्या ये श्योरिटी है जो रूस या राष्ट्रपति पुतिन या और कोई भी वो हो 5 साल बाद 10 साल बाद वो फिर से आकर हमारे ऊपर हमला नहीं कर दे। तो इसमें देखिए बातचीत ये भी चल रही थी जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन वहां गए और यूके के प्रधानमंत्री स्टामर वहां पर गए, उन्होंने कहा हम एक पीस कीपिंग फोर्स हम यूक्रेन में तैनात कर सकते हैं, परंतु हमको चाहिए अमेरिका का एक बैकस्टॉपिंग, जो आप अपने फोर्सेस को वहां पर मत लगाइए, परंतु हमको इंटेलिजेंस और ऊपर एयर कवर वगैरह, आपका ये कहना ही जो आप हमारे साथ होंगे हमारे लिए हमको बहुत शक्ति देगा। तो अब राष्ट्रपति जेलेंस्की जब गए तो वो अपना सिक्योरिटी गारंटी पर भी बात करना चाहते थे, क्योंकि उसके बारे में उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब इसी से बात थोड़ी बिगड़ गई। सर साहब मैं थोड़ा समझना चाहूंगा जेलेंस्की को हम कैसे देखें, एक चतुर राजनीतिज्ञ के तौर पर, एक देशभक्त राजनयिक के तौर पर, या एक मूर्ख व्यक्ति के तौर पर? जेलेंस्की सिक्योरिटी अभी भी मांग रहे हैं और जेलेंस्की ने यह सारा प्रपंच नाटो की सत्ता के लिए लिया। पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती, अमेरिका का सिक्योरिटी गारंटी कमोबेश वैसे ही है जैसे नाटो की मेंबरशिप हो जाए। नाटो की मेंबरशिप देने के लिए एक देश तैयार नहीं हुआ। क्या कहते हैं आप, जेलेंस्की ने अपनी महत्वाकांक्षाओं या अपनी समझ के चलते देश को मुसीबत में डाल दिया? देखिए राष्ट्रपति जेलेंस्की का तो मैं तो समझता हूं वो एक नेशनलिस्ट हैं, वो एक पेट्रियट हैं। आपको याद होगा जब ये युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी 2022 को, तो 2 दिन में तब जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा आप हमारे यहां आ जाइए, हम आपको यहां पर असाइलम दे देंगे, शरणार्थी बनकर हमारे यहां आ जाइए, हम आपके सब। अब देखा है बहुत देशों ने ऐसे शरणार्थियों को वहां पर शरण दी है जब ऐसे हालात हुए हैं। 4 दिन बाद जो बाइडेन ने कहा उनको, जो आप हमारे यहां आ जाइए, हम आपको शरणार्थी का पद दे देंगे। उन्होंने कहा मुझे शरणार्थी नहीं चाहिए, मुझे यहां से हवाई जहाज की राइड नहीं चाहिए, मुझे अस्त्र शस्त्र दीजिए जिससे मैं अपने देश को बचा सकूं। देखिए कोई आप कुछ भी कहें, जो नेटो की वो चाहते थे, मेंबरशिप चाहते थे, संस्था चाहते थे, देखिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। जैसे इन देशों ने, इन्होंने, पोलैंड ने, बाल्टिक स्टेट्स ने, जो उन्होंने पिछले ये नहीं 10, 20, 50, 100 साल, 200 साल जब रशियन एम्पायर था, जब सोवियत यूनियन था, तो क्या उन्होंने झेला है रूस से, वो उनकी याददाश्त में बिल्कुल ताजा है। मेरे विचार से जो ये कहते हैं जो अमेरिका ने उनको इसकी तरफ धकेला है नेटो का सदस्यता लेने के लिए, मैं उससे मानता नहीं हूं। दूसरी बात है जो सिक्योरिटी गारंटीज की जहां तक है, देखिए उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है मुझे नेटो का मेंबरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ईयू में भी ऐसे देश हैं और सारे देश हैं नेटो के मेंबर्स हैं, हंगरी है, 1-2 और हैं जो नहीं चाहते, तुर्की है जो नहीं चाहते जो इनको मेंबरशिप दिया जाए। परंतु ऐसी बात तो नहीं है जो सिक्योरिटी गारंटीज नहीं मिल सकती है। देखिए इजराइल भी मेंबर नहीं है, नेटो का मेंबर नहीं है, परंतु उसको पूरी तरीके से सिक्योरिटी गारंटी मिली हुई है। आफ्टर ऑल ये इजराइल एक छोटा देश है, 11 मिलियन उसकी जनसंख्या है और चारों तरफ से वो अरब देशों से या मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। तो उसको ऐसी बिना नेटो की सदस्यता के अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको सिक्योरिटी गारंटीज दी हैं और हर मौके पर उसको दोहराया जाता है। जब ईरान उसको धमकी देता है तो वो उसको दोहराते हैं जो हमारी छत्र छाया के नीचे है, जो वहां पर होता है वो अपना पनडुब्बी बेड़ा वहां पर भेज देते हैं जो हम सहायता करने आए हैं। तो उनका ये मानना जो मुझे नेटो नहीं मिल रहा है, मैं उससे रिकंसाइल्ड हूं, पर आप मुझे सिक्योरिटी दीजिए जिससे कि आगे चलते हुए। आखिरी बात मैं इसमें हिमांशु जी ये कहूंगा,
जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं वो समझते हैं, और जो यूरोप के देश हैं वही भी ये समझते हैं, जो वो ये युद्ध अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो ये युद्ध इन सभी जो भी डेमोक्रेटिक देश हैं, क्योंकि अगर वो गिरेंगे तो जरूर रूस और जो ऐसे डेमोक्रेटिक देश हैं उनके ऊपर उसकी नजर रहेगी। छोटे छोटे ये देश हैं, बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड का तो इतिहास ऐसा रहा है जो 118 देश तक 118 साल तक पोलैंड का नामो निशान खत्म कर दिया गया था यूरोप से, और ज्यादातर उसका हिस्सा रूस ने लिया था, सोवियत यूनियन ने भी लिया था। तो इसीलिए इनके जो अपने अनुभव हैं उनसे वो ये समझते हैं जो हमको नेटो चाहिए। नहीं तो ये दो देश, ये मैं आखिरी चीज कहूंगा, दो देश स्वीडन और फिनलैंड द्वितीय महायुद्ध से 1949 से जब से नेटो इस्टेब्लिश हुआ है, इन्होंने कभी बात नहीं की जो हमको इसकी सदस्यता चाहिए। अभी जब यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ है रूस का, तो फिर इन्होंने कहा है जो ये हमारे लिए भी बहुत खतरे की घंटी है, और उन्होंने 31 और 32वां नंबर के वो सदस्य बन गए। 31 और 32 के नंबर के सदस्य बने तो आज यूक्रेन को आप क्या मानते हैं? सबने यूक्रेन का इस्तेमाल कर लिया, जेलेंस्की सबके हाथों इस्तेमाल हो गया। आज जेलेंस्की बोल रहे हैं मुझे नाटो की सदस्यता नहीं मिलेगी। 3 साल पहले भी तो यही कहानी थी सज्जन तब। पुतिन ने अपने हमले के मूल में जो कारण दिया वो नाटो को ही विषय बनाया था। तो जो बात आज समझ में आई, अपना तकरीबन 20% भूभाग खो के, बड़ी संख्या में अपने लोगों की जान गंवा के, वो बात 3 साल पहले जेलेंस्की क्यों नहीं समझे? क्या पाए जेलेंस्की? इसके पीछे भी एक और वो है जो ठीक है, एक आप सामने कह सकते हैं जो ये नेटो की आप सदस्यता ले रहे हैं इसीलिए, और मेरे बिल्कुल ही इनके बॉर्डर मिलते हैं। अब फिनलैंड को भी बॉर्डर मिलता है आपके साथ, 1000 से ज्यादा किलोमीटर उसका भी सीमा है आपके साथ। आप उसके ऊपर भी अटैक करेंगे? आपका सीमा मिलती है उससे एस्टोनिया से, वो भी नेटो का मेंबर। आपकी सीमा मिलती है और बाल्टिक स्टेट से, वो भी नेटो के मेंबर है। तो आप सबके विरुद्ध आपको अटैक करेंगे वहां पर? देखिए बात ऐसी है हिमांशु जी, पुतिन ने यह भी कहा था जो यूक्रेन तो हमेशा से रूस का हिस्सा रहा है, उसको अधिकार ही नहीं है एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एग्जिस्ट करने का। वो तो हमारा कल्चर है, वो तो हमारे, ये भी उसने कहा था हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं, मिले हैं। और उसने तो ये कहा था हम जाएंगे 7 दिन के अंदर, वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और ये हमारे साथ मिल जाएंगे। तो देखिए उनका तो ये मानना है, और वहां पर बहुत सी पुतिन के अलावा, मतलब ये इंटरव्यूज उनके बिल्कुल अभी आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, सब जगह देख सकते हैं, और भी वहां के बहुत जो अच्छे जाने माने लोग हैं उन्होंने भी कहा है जो यूक्रेन को तो कोई राइट ही नहीं है एग्जिस्ट करने का। तो आपसे जानना चाहता हूं, ये जो पुतिन की मंशा थी, ये जो पुतिन का सपना था, ये जो पुतिन की योजना थी, इसमें जो बाइडेन के कालखंड में अमेरिका सबसे बड़ी बाधा बनकर प्रस्तुत हुआ। क्या देख रहे हैं आप? पुतिन के सपनों को साकार करने के लिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर भूमिका निभाने के लिए तत्पर हो गए। मैं समझता हूं जो पुतिन, अगर 2022 को देखा जाए और अब 2025 को देखा जाए, तो पुतिन को भी बहुत नुकसान हुआ है इस युद्ध का। ऐसा नहीं है दैट वो ही इज कम आउट ऑफ इट स्मेलिंग ऑफ रोजेज एंड ऑल दैट, जो उनके लिए बिल्कुल ही एकदम स्मूथ पाथ रहा है। उनका भी बहुत डिक्लाइन रहा है, उनकी भी जो पूरे विश्व में ये थी जो इतनी बड़ी शक्ति है और दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी महाशक्ति है, तो वो एक इतने छोटे से देश को, यूक्रेन को 3 साल हो गए हैं, उसको अभी तक नहीं हरा पाए। तो उनके उसमें भी जो पोजीशनिंग थी, स्टेटस था एज अ मेजर इंपॉर्टेंट ग्लोबल पावर, उसमें काफी कमी आई है। काफी लोग उन्होंने हुए हैं, उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, उन सैंक्शंस की वजह से उनको काफी नुकसान सहना पड़ा है। फिर भी मैं कहता हूं, देखिए रूस विक्टर नहीं है, उसको विजेता नहीं कह सकते हैं। ये हम कह सकते हैं जो रूस का एडवांटेज है अभी, यकीनन उसका एडवांटेज है, उसने 20% वो ले लिया है, वहां की टेरिटरी ले ली है, क्षेत्रफल ले लिया है, परंतु इट्स नॉट अ विक्टर। अभी भी
यूक्रेन खड़ा है। अब अगर अमेरिका उसके साथ से निकल जाता है, और देखिए बहुत लोगों का ये कहना है भाई इसमें यूक्रेन का क्या वो है, फायदा हुआ, मतलब क्या इतनी बड़ी बात है, सारा जो उसके पास अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं, वेपनरी आ रही है, मिसाइल्स आ रहे हैं, वो सब तो नेटो के आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं उधर से। पर देखिए बात ऐसी है, जब अफगानिस्तान में भी करीब के वो कहते हैं $80 बिलियन के वहां पर उन्होंने अस्त्र शस्त्र दिए थे, जिसको अमेरिकन फोर्सेस को छोड़कर आना पड़ा। और अब डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे हैं जो हमारे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, टैंक वगैरह वो तालिबान से मांग रहे हैं वापस करिए। साउथ वियतनाम में कितना वहां पर उन्होंने अस्त्र शस्त्र दिया, वहां तो अपने ट्रूप्स को भी लैंड करवाया। जब हालात ऐसे हो गए थे हिमांशु जी 1967-68 में वहां पर करीब 5,50,000 अमेरिकन ट्रूप्स थे जी वियतनाम की धरती पर, जो नॉर्थ वियतनाम से लड़ रहे थे। तो देखिए मैं आपके समक्ष, आपके सुनने वाले देखने वालों के समक्ष ये रखना चाहता हूं, जो वेपनरी अकेली कोई काम नहीं कर सकती है। दो लोग, वो जो लोग हैं, जो मैन बिहाइंड द मशीन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो उन्होंने किया। और आखिरी बात इसमें मैं ये कहूंगा, जो काफी हद तक तो यूक्रेन के हाथ उन्होंने पीठ के पीछे बांध दिए थे, जो हम आपको हवाई जहाज नहीं देंगे, यहां पर सारे रूस के हवाई जहाज आकर एकदम ध्वस्त कर रहे हैं, नेस्तनाबूद कर रहे हैं, यहां पर हम आपको हवाई जहाज नहीं देंगे, आपको जो हम ये एंटी टैंक मिसाइल्स देंगे वो भी ऐसी देंगे जो आपकी टेरिटरी तक जाएं, रूस की टेरिटरी में नहीं जाए, मतलब उनको वहां पर कोई नुकसान, आपके लिए डिफेंसिव, आपका ऑफेंसिव कुछ वो नहीं हो। पर सज्जन साहब, मेरा आपसे थोड़ी सी मत भिन्नता है, और वो सवाल की शक्ल में है। आपने कहा रूस को विजेता नहीं मान सकते, पर रूस केवल यूक्रेन से युद्ध नहीं लड़ रहा था, रूस यूक्रेन के माध्यम से अमेरिका और बाकी यूरोप से भी युद्ध कर रहा था। आप स्वयं मान रहे हैं कि संसाधन तो वहां से मिल ही रहे थे। इन परिस्थितियों के बीच में भी रूस डोनबास, लुहांस्क इलाके पे कब्जा करने पे कामयाब हो गया। 20% की धरती पर उसका कब्जा बना हुआ है, और सारी बातचीत करने का उसकी बुनियादी बात यह है कि जो क्षेत्र अधिग्रहित हो चुका है उसको छोड़ने पर कोई बात नहीं हो सकती। बात इससे आगे हो, और अमेरिका के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि रक्षा मंत्री क्या ये बात तो ठीक है, अब 2014 पे बात नहीं हो सकती, नए पर बात कीजिए। फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं कि पुतिन और रूस जीती हुई स्थिति में? जी बिल्कुल नहीं। देखिए बात ऐसी है, अगर आप कहें जो वो नेटो के साथ लड़ रहे हैं, नेटो के ट्रूप्स कहां पर हैं? देयर आर नो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, देयर आर नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। जी देखिए ये तो हम खाली हथियार दिए हैं, इसी के लिए मैंने आपको बताया जो हथियार तो आप 70-80 बिलियन डॉलर का अफगानिस्तान में भी दे दिए थे, पर वहां पर क्या वो एक दिन के लिए खड़े हो सकते तालिबान के विरुद्ध? देखिए अमेरिका ने कहा था हम 31 अगस्त को वहां से निकलेंगे अफगानिस्तान से। जब वहां पर तालिबान आ गया 14-15 अगस्त को, अशरफ घनी साहब को उसी रात को अपना प्रेसिडेंशियल पैलेस छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। वो तजिकिस्तान गए पहले और उसके बाद दुबई आ गए। और अस्त्र शस्त्र से देखिए काम होता है, जरूरत होती है, पर इतनी पूरी जरूरत भी नहीं होती है। और यह भी मैंने इसीलिए कहा जो आपके अस्त्र शस्त्र थे, परंतु यूक्रेन के सैनिकों के हाथ उनकी पीठ के पीछे उन्होंने बांध दिए थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा जो ये तो आप इसको इस प्रकार से नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, इसको केवल यूक्रेन की धरती उसी की सीमा तक आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। और दूसरा आपने कहा जो ये रूस इसमें विजेता है। देखिए रूस ने, आपको याद होगा 1-2 महीने के अंदर उसने कहा था हम कीव ले लेंगे। उसने बेलारूस से लेकर अपने टैंक स्थित किए थे, 64 किलोमीटर टैंक की उसकी लंबी लाइन थी, और उन्होंने कहा अभी अगले हफ्ते वो कीव पर अधिकार जमा लेगा, अभी अगले हफ्ते कीव पर अधिकार जमा लेगा। 3 महीने हो गए, उसको वहां से रिट्रीट करना पड़ा। देखिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था रेजिम चेंज, वहां पर जेलेंस्की को हटाया जाए और अपने जो भी उनके साथ समर्थन करती हो उस सरकार को वहां पर रखा जाए। उसमें वो सफल नहीं हुए, उसमें वो सफल नहीं हुए। लेकिन अब कल व्हाइट हाउस से
ओवल हाउस से जेलेंस्की को बाहर कर दिया गया, ऐसी खबरें हैं। जेलेंस्की ने चाहा मैं दोबारा बात करना चाहता हूं, कहते कि नहीं अब आप जाइए। तो जेलेंस्की केवल अमेरिकन राष्ट्रपति के निवास से बेदखल किए गए हैं, या सज्जन अर्थ आप देख रहे हैं कि शायद जेलेंस्की अब यूक्रेन स्थित राष्ट्रपति भवन से भी बाहर आ जाए। क्या देखते हैं सज्जन अर्थ? हो सकता है, क्योंकि देखिए उनके अगेंस्ट विरुद्ध कोई एलिमेंट्स हो वहां पर यूक्रेन में, उनके विरुद्ध कोई एलिमेंट्स हो यूरोप में, क्योंकि देखिए जब ये सब हादसा हुआ, ऐसे हालात हुए, तो पूरे यूरोप में, खाली आप इनको मेरे ख्याल से हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान को छोड़ दीजिएगा, और सभी, चाहे कीर स्टारमर हो या फिर ओलाफ शोल्स हो या नए आने वाले जो हैं फ्रीडरिक मेर्ज हो या मैक्रोन हो या बाल्टिक स्टेट्स, स्पेन, स्वीडन, सभी ने कहा है जो हम राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। अब कितना उसका मायना है वो अलग बात है। ऑस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री अल्बनीजे ने कहा है हम राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। अब कुछ वहां पर भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो भाई ये तो जेलेंस्की अब हमारे लिए लायबिलिटी बन गए हैं, एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, क्योंकि वो हमें सीज फायर चाहिए और वो सीज फायर करने में नाकामयाब रहे हैं। और यही बात यूक्रेन में भी हो सकती है, परंतु यूक्रेन में उनका सपोर्ट भी हो सकता है। देखिए एक इंडिपेंडेंट वो असेसमेंट हुई थी, पोलिंग हुई थी, और अभी भी कहते हैं उनका सपोर्ट 57% है। और मैं समझता हूं जो 3 साल के बाद जब इतना देश में इतनी मुश्किलें हुई हैं, और उसके बाद भी अगर किसी देश का, और ये इंडिपेंडेंट है, मैं अपनी तरफ से या उनकी अपनी उसमें कही हुई नहीं, अगर किसी व्यक्ति का 57% अगर उनका सपोर्ट है पीपल का, तो वो बहुत अच्छा है। परंतु आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल लाजमी है, जो आगे चलते हुए उनकी नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लग सकता है। थोड़ा अमेरिका की भी बात करते हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की से बातचीत के तक सीधे कह दिया वो हमारा पूर्व राष्ट्रपति बेवकूफ था जो इस तरीके से मदद कर दिया। यह आपके लिए कितना अचंभे की बात है? हम अपने देश में कई बार टिप्पणियों को लेकर बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं, पूर्ववर्ती के संदर्भ में बोल रहे हैं। किसी और अगर राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में है तो ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा वो कहते रहे। सो आई थिंक उन्होंने इसको कहना नॉर्मलाइज कर दिया है। जिस प्रकार के अब शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं, राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, सभी डेमोक्रेट्स के लिए, और मेरे ख्याल से यही टूल वो उनके अपने और जो हैं वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस हैं, मार्को रूबियो हैं, तो ये सभी बढ़ चढ़कर, क्योंकि वो ट्रंप का समर्थन चाहते हैं, तो वो ऐसे भी शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक पहलू और आपसे जानना है। अरसे से हम तो उस दुनिया को ही देखते हुए आए हैं जिसमें अमेरिका और रशिया या संयुक्त सोवियत संघ आमने सामने की भूमिका में रहते हैं। बड़ा बदलाव देख रहे हैं सज्जनों साहब, अमेरिका और रूस साथ में। इस बदलाव के संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि है? विचार से ये पूरे विश्व का जो भी जिसे कहा जाए, चाहे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, जो पिछले 80 साल में इस्टेब्लिश हुआ कोल्ड वॉर के समय में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, ये बिल्कुल एकदम उस बदलाव का द्योतक है। और ये राष्ट्रपति ट्रंप जब आए 20 जनवरी को, उन्होंने अपना इनॉग्रेशन उनका हुआ, और उसके बाद जो कुछ भी वो करते जा रहे हैं, उन्होंने पहले कहा जो इसके जो अग्रेसर थे ये रूस नहीं था, ये यूक्रेन था। उन्होंने कहा जेलेंस्की एक डिक्टेटर है, जेलेंस्की को तो अभी वो इलेक्ट वहां पर नहीं हुए हैं और हमने इतना पैसा दिया है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रूस के साथ वोट किया अगेंस्ट दूसरे अपने साथियों के साथ। उसने कहा ये जो यूरोपियन यूनियन को तो इसलिए बनाया गया है सो दैट जो उन्होंने हमारे अमेरिका के जो वो विरुद्ध काम कर सके, हमको और वीकन कर सके। मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं जो उन्होंने प्रयोग किया, परंतु उन्होंने यूरोप के विरुद्ध, नेटो के विरुद्ध, पिछली बार जब वो आए थे उन्होंने कहा था नेटो ब्रेन डेड है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए इन्होंने जो भी अमेरिका की विदेश नीति थी उसको अपने सिर पर खड़ा कर दिया है, उसके 180 डिग्री उसमें वो कर लिया, और उसका जो प्रभाव है वो पूरे विश्व में
बहुत ज्यादा इसका असर महसूस होगा। तो इसीलिए सभी लोग बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं जो आगे क्या होता है, और अपने आप को तैयार कर रहे हैं जो हम ये जो बदला हुआ ऐसा हालात है, माहौल है, इससे हम कैसे डील कर पाएंगे। अगर आप मुझे इजाजत दे, दो शब्द में और कहूंगा इसमें। जी, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उस के ऊपर अपने कॉल के ऊपर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, फिर से महान बनाइए अमेरिका को। मेरे ख्याल से देखिए, खाली पैसे से कोई महान नहीं बनता है, उसका कितना इन्फ्लुएंस है, उसका कितना प्रभाव है, उसकी लोग कितनी मानते हैं, उसकी कितनी इज्जत होती है। मेरे ख्याल से 40 दिन, आज 40वां दिन है राष्ट्रपति ट्रंप के। 40 दिन में उन्होंने जो अमेरिका के प्रभाव और इन्फ्लुएंस और महत्व और प्रेस्टीज के ऊपर प्रहार किया है, मेरे ख्याल से वो बहुत ही बड़ा है। और इसको अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने के बजाय उन्होंने जो विश्वसनीयता थी अमेरिका में, क्रेडिबिलिटी थी, रिलायबिलिटी थी, ट्रस्ट था, वो मेरे विचार से अपने एलाइज का वो उन्होंने खो दिया है। मैं इसे थोड़ा और विस्तार के साथ में एक सवाल की शक्ल में लेता हूं। आखिरी दौर की बातचीत में हम हैं जनार्दन, अमेरिका को फिर से महान बनाने के संदर्भ में नारा था ट्रंप का, और रूस को खोया हुआ गौरव दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं व्लादिमीर पुतिन। क्या कहते हैं, ये दो लोग अपने देश का खोया हुआ गौरव नहीं दिला पाए, अब एक दूसरे का खोया हुआ गौरव दिलाने के लिए हाथ मिला रहे। ट्रंप अमेरिका को पता नहीं खोया हुआ गौरव दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे, पर रशिया को दिला दें। और पुतिन ने भी प्रस्ताव दिया, आपने सुना होगा, कहां जेलेंस्की के साथ में डील करने में पड़ा है अमेरिका। हमारे पास उससे ज्यादा खनिज है, हमारे पास उससे ज्यादा रेयर मटेरियल है, अमेरिका कंपनियां आए हमारे पास में, साइबेरिया भी खुदवा देंगे आपसे। क्या कहते हैं आप? दोनों एक दूसरे के सपने को साकार करने के लिए प्रयत्नशील हो गए। जी बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रपति पुतिन का ये बहुत जो प्लान, वो विक्टर नहीं रहे हों, विजेता नहीं रहे हों, परंतु और मामलों में उनको काफी सफलता मिली है। क्योंकि अपने को ऐसे इस्टेब्लिश करना, क्योंकि हालांकि उनको नुकसान भी हुआ है 2015 में जो वो आए थे, क्योंकि वो सोवियत यूनियन के विघटन के बाद 1991 के बाद 2015 में जब रूस ने यहां पर एंट्री की थी सीरिया में, तब उसका पहला ऐलान था जो वो फिर से वही वाली शक्ति बनकर उभर रहा है। और सीरिया में क्योंकि उसने हाफिज अल असद के ये सपोर्ट किया, बशर अल असद को उन्होंने सपोर्ट किया, तो तब उन्होंने ये बताया जो हम भी आ गए हैं और हमारा भी बहुत ही यहाँ पर रुतबा है और बहुत ही यहाँ पर हमारा इन्फ्लुएंस है। परंतु अभी उनको देखिए सीरिया को छोड़ना पड़ा है जी, क्योंकि वो यूक्रेन में उसमें बिजी रहे हैं। परंतु फिर भी उनकी एक तमन्ना थी जो अमेरिका मुझको एज अ मेजर ग्लोबल पावर ट्रीट करे। और वहां पर रियाद में अमेरिका और उनके जो नेता मिले हैं, विदेश मंत्री मिले हैं जी, और इस्तांबुल में मिले हैं कल, और अभी ऐसे लगता है अगले सप्ताह या 10 दिन में राष्ट्रपति पुतिन और इनका भी होगा। तो मतलब उनको ये वाली जो अपनी प्रोमिनेंस थी वो मिल गई है राष्ट्रपति पुतिन को। परंतु जो अमेरिका है वो अपने सभी के साथ उन्होंने अपने रिश्तों को या तो खराब किया है या उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि कोई उनके ऊपर विश्वास अब नहीं कर पाएगा। जो आप जो कहते हैं वो आप उसमें कितना आपकी संजीदगी है और इसको आप कितना सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम सीधे निर्णायक मुद्दे पर पहुंचे तो ट्रंप ने एक सार्वभौम राष्ट्र को एक मुनाफाखोर कंपनी में तब्दील करने की कोशिश की है। क्या कहेंगे सज्जन साहब? जी बिल्कुल, क्योंकि वो देखिए, वो कहते हैं लोग मुझे देखें एज अ पीस मेकर, जो मैं एक कैसे शांति प्रिय हूं, परंतु ये उनका सिलेक्टिव अप्रोच है। ये पीस के में इंटरेस्टेड नहीं है, शांति में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने फायदे में इंटरेस्टेड है। कहां मेरा फायदा होगा वहां पर वो चलेंगे। ईरान को वो इतनी धमकी दे रहे हैं जो हम एकदम उसको खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे। गाजा में कह रहे हैं जो वहां पर 2.5-3 मिलियन जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस करके हम वहां पर रिवीरा बनाएंगे। सारे उनके वहां पर जो भी बंधक है उनको आप रिहा करिए, नहीं तो यू विल हैव हेल टू पे। तो मतलब देखिए, उनका बिल्कुल ही
अपने उसमें अपने को प्रोजेक्ट करने में, क्योंकि बेसिकली राष्ट्रपति ट्रंप को मालूम है मेरे पास समय बहुत कम है। समय अगले साल के आखिर तक है, जब नवंबर में कांग्रेस इलेक्शंस होने हैं, और उसमें ऐसा ही प्रतीत होता है। अभी तो वो हाउस में भी उनकी मेजॉरिटी है, सेनेट में भी उनकी मेजॉरिटी है, तो वो सब खत्म हो जाएगी। हमेशा होता है ऐसा। तो अभी उनके पास बस ये 1 साल 8-9 महीने बचे हैं, तो जो कुछ करना है उसी में कर लिया जाए, तो उसी में वो लगे हुए हैं। तो उसी में वो लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा जबरदस्त तरीके से तब्दील हो रहा है। इन सबके बीच में महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री, मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को रशिया जा रहे हैं विक्ट्री परेड का हिस्सा बनने के लिए। तो सज्जन साहब, एक टिप्पणी इस पे चाहिए, क्या देखते हैं आप? 9 मई को यूक्रेन के विजेता के तौर पर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी, या थोड़ा इंतजार कर लेना होगा? जी, मेरे ख्याल से अभी तक इसमें वो नहीं है, डेफिनेट नहीं है जो वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं मानता हूं जो रूसी अखबारों ने कुछ लिखा है उनको आमंत्रित किया गया है, परंतु वो इस पर क्या निर्णय लेते हैं ये अलग बात है। परंतु एक चीज इसमें यह समझने की है, जो देखिए भारत ने जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रयोग किया जब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, आपको याद होगा, आपके देखने सुनने वालों को याद होगा हिमांशु जी, भारत के ऊपर कितना दबाव पड़ा था। जो एक, आप रूस को क्रिटिसाइज करिए, कंडेम करिए, जो वो अग्रेसर है, और नंबर 2, आप वहां से चीप डिस्काउंटेड ऑयल मत खरीदिए। भारत ने दोनों में से कुछ भी करने को मना कर दिया, इंकार कर दिया, और बहुत ही फर्मली अपनी पोजीशन को हमने बरकरार रखा और उसको एक्सप्लेन किया जो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो एक तो मैं समझता हूं जो हमारी पोजीशन है वो विंडिकेट हुई है, हमारी पोजीशन है वो जस्टिफाई हुई है। और अब अगर अमेरिका और रूस के संबंध बेहतर हो जाते हैं तो भारत के ऊपर जो दबाव हुआ करता था, जो आप रूस के साथ संबंध मत करिए और ये इसके तेल मत खरीदिए वगैरह, मैं समझता हूं वो उसका दबाव भी वहां से या तो बहुत ही कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, या खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सज्जन साहब। तो ये हमारी बातचीत थी मौजूदा घटनाक्रम के संदर्भ में। घटनाक्रम अभी लगातार जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घटनाक्रम घड़ी की सुइयों के साथ बदलता रहता है। हो सकता है खबर ये आए कि जेलेंस्की एक बार फिर ट्रंप से मिल रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो सकता है फिर से टल जाए। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए ये बात समझने की है कि जब इस स्तर पर बैठे हुए लोग अपनी जुबान से पलटने में समय नहीं लगाते, तो फिर आप अपने घर परिवार में किसी की बात से पलट जाने को लेकर बहुत बड़ा विषय मत बनाइए। यहाँ पर दौर स्वार्थ सिद्धि का ही चल रहा है। पर भारत के संदर्भ में एक भारतीय होने के नाते आप ये गर्व करते हैं कि इस 3 साल के घटनाक्रम में आपके देश ने, आपके देश की हुकूमत ने अपने स्टैंड को कभी नहीं बदला। उसने जो फैसला लिया वो काल देश परिस्थिति के अनुसार जो सही समझा उसके अनुसार लिया। तो आज के इस सार्थक संवाद में इतना ही। दीजिए मुझे याद, जल्द फिर मिलेंगे। सादा प्रणाम।